प्रथम भाग वर्ण विचार से जो मैं आपको बताता हूँ, देखेंगे सुनेंगे ध्यान से। वर्ण विचार। सबसे पहले भाषा को सीखने के लिए हमें वर्ण को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना चाहिए। यदि वर्ण हम नहीं जानेंगे तो फिर भाषा में पकड़ नहीं हो पाती है, भाषा को हम पकड़ नहीं पाते हैं, भाषा को हम जान नहीं पाते हैं। इसलिए व्याकरण को, भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण को पढ़ना समझना आवश्यक होता है। इस विचार से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण है उसके विषय में कुछ नोट्स तैयार किया हूँ, जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप इससे लाभान्वित होंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण, जिसे वर्ण कहते हैं, को लिखित रूप से लिपि तथा मौखिक रूप से ध्वनि में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें अक्षर भी कहा जाता है। जिन्हें अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर जिन्हें संस्कृत में अच तथा व्यंजन जिन्हें संस्कृत में हल कहते हैं। स्वर यानी अच, जिस वर्ण का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 है। स्वर वर्ण को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। बच्चों, वैसे तो स्वर वर्ण 12 ही होते हैं। जो अंतिम लीढ़ी वर्ण है वह आधुनिक व्यवहार में, आधुनिक संस्कृत व्यवहार में अभी प्रयोग नहीं किए जाते। मैं इस बीच एक बात और बता देना चाहता हूँ कि स्वर और व्यंजन में हम सभी पढ़ते आए हैं कि स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतः होता है, अर्थात स्वर वर्ण की सहायता उच्चारण के समय किन्हीं वर्ण की नहीं लेनी पड़ती है, परंतु व्यंजन वर्ण का प्रयोग बिना स्वर वर्ण के नहीं होता है। ऐसे हम यो कहें कि व्यंजन वर्ण से व्यंजन वर्ण का जो चलन है वो अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात व्यंजन से शब्दों का निर्माण नहीं हो पाता है जब तक कि स्वर वर्ण उसका सहयोग न करे। परंतु ऐसा देखा गया है कि स्वर वर्ण और स्वर वर्ण के सहयोग से कुछ एक शब्दों का निर्माण हो जाता है। जैसे आ स्वर वर्ण और ओ, आओ, ये दोनों जब मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण हो जाता है। परंतु व्यंजन किसी व्यंजन को किसी व्यंजन के साथ जोड़ने से किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है। तो खैर, ये हमारा अपना ये एक खोज है जो मैं आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अच यानी अ जो है स्वर वर्ण का सबसे प्रथम अक्षर है, और म वर्ण जो है वो वर्ण का सबसे अंतिम अक्षर है। इसको मैं विस्तार से आगे भी बताऊंगा। और यही दोनों मिलकर के अ और म मिलकर के बीच में गुण वर्ण जुड़ करके ओम वर्ण का निर्माण होता है, ओम शब्द का निर्माण होता है, जो संपूर्ण ब्रह्म कहलाता है। इसका विस्तारण हम बाद में करेंगे, परंतु अभी हम लोग विषय पर जाएंगे। ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? ये आपको पता है कि स्वर वर्ण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पहला ह्रस्व स्वर के विषय में आपको मैं बताता हूँ। ह्रस्व स्वर जिन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूलतः ह्रस्व शब्द का निर्माण अर्थ ही होता है अल्प, यानी कि थोड़ा, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण अल्प समय में हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जो निम्न प्रकार है: अ, ई, उ और री। लीढ़ी स्वर आधुनिक काल में प्रायोगिक नहीं है। इन्हीं 4 मूल स्वरों से अन्य स्वरों का निर्माण होता है, जिसका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। दूसरा, दीर्घ स्वर।
दीर्घ शब्द से ही जान पड़ता है कि जिसका प्रयोग अधिक समय के लिए हो, अर्थात वह स्वर वर्ण जिसका उच्चारण हर्ष स्वर के पश्चात के उच्चारण से द्विगुण समय में होता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आइए प्रयोग के रूप में जानें। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ मात्रा के साथ लिखा हुआ है। अ जोड़ ई बराबर दीर्घ ई। उ हर्ष उ और हर्ष उ बराबर दीर्घ उ। हर्ष री जोड़ हर्ष री बराबर दीर्घ री। ये मात्राओं के साथ लिखा हुआ है। ये आ दीर्घ ई उ और री ये सभी दीर्घ स्वर हैं जो 4 हर्ष स्वरों से ही बने हैं। ये चारों दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि इन्हीं 4 हर्ष स्वर एवं 4 दीर्घ स्वरों से संयुक्त स्वरों का निर्माण होगा, जिनमें 2 गुण स्वर तथा 2 वृद्धि स्वर का निर्माण होता है। देखें, पहला गुण स्वर। गुण स्वर अ या आ जोड़ ई या दीर्घ ई से बनते हैं ए मात्रा के साथ लिखा हुआ है, अर्थात अ या आ जोड़ उ या उ बराबर ओ का निर्माण होता है। वृद्धि स्वर अ या आ जोड़ ए बराबर ऐ जो मात्रा के साथ लिखा हुआ है। अ या आ जोड़ ओ बराबर औ जो मात्रा के साथ लिखा हुआ है, अर्थात ए ऐ ओ औ ये सभी 4 स्वर वर्णों का निर्माण हुआ जो मात्राओं के साथ लिखा हुआ है। बच्चों, पहले बने दीर्घ स्वर एवं 4 संयुक्त स्वर अगले कक्षा संधि में सहयोग करेंगे। अब स्वर वर्ण के तीसरे भाग को जानेंगे। तीसरे भाग में प्लुत ये मात्राओं में प्रयोग किए जाते हैं जिसका उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक होता है, जैसे ओम 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 ओम। अर्थात प्रथम बार ओम शब्द में दीर्घ ओ और म व्यंजन का प्रयोग हुआ और वहीं क्रमशः 1, 2, 3 मात्राओं में बढ़ता चला जाता है, अर्थात प्लुत स्वर चिन्ह का प्रयोग अनंत काल तक हो सकता है, जैसा कि यज्ञ आदि काल में होता था। अयोग वाह। अब हम सब अयोग वाह के विषय में जानेंगे। अंग और अह इन दोनों वर्णों को अयोग वाह कहा जाता है, यानी अ जोड़ योग जोड़ वाह, अर्थात अ वर्ण के साथ इन दोनों स्वरों का वाह यानी चलना। अब प्रथम अंग जो अनुनासिक हैं, जिसका प्रयोग व्यंजन वर्ण के स्पर्श वर्ग के 5वें वर्णों में होता है, जैसे क ख ग घ के बाद जो 5वां व्यंजन है अंगा। उसी प्रकार च छ ज झ या जो च छ ज झ वर्ण के 5वां वर्ण है। उसी प्रकार ट ठ ड ढ अण, फिर त थ द ध न, प फ ब भ म, यानी ये स्पर्श वर्ण के 5वें अक्षर जो अनुनासिक कहलाते हैं अंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ये अंग वर्ण है। ये 5 वर्ण स्पर्श व्यंजन के 5वें अक्षर हैं जो अनुनासिक होते हैं। अब द्वितीय अह ये विसर्ग हैं जो किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद जुड़कर ह उच्चारण से युक्त कर देते हैं, जैसे प्रा और त में विसर्ग लगा तो प्रातः। तो बच्चों, आज इतना ही। इन सभी स्वरों को भली भांति समझ लोगे एवं कंठाग्र कर लोगे तो आगे की कक्षा को भी समझ पाओगे। फिर हम लोग विश्व कल्याणार्थ एक श्लोक पढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।